स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। आज से मस्त हो जाइए। डेली रेगुलर हम पढ़ाएंगे। जो ल्यूसेंट का टॉपिक पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसे कवर कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं बना पाए। उसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन अब से रेगुलर आपके लिए क्लास आएगी और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल के साथ। जो छोड़ के चले गए वो वापस से आ जाइए, सब्सक्राइबर है ना, क्योंकि कंटेंट बीच में हम उपलब्ध नहीं करा पाए, इस वजह से बहुत सारे विद्यार्थी चले गए थे। अब रेगुलर कंटेंट आपको देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ल्यूसेंट में, वो मौर्य साम्राज्य का है। मौर्य साम्राज्य पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, और विस्तार से चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम एक एक शासक को समझेंगे, एक एक राजा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो राजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी, या यूं कह लीजिए स्थापना की। तो चलिए आइए जुड़िए मेरे साथ, तो चर्चा करते हैं मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो ये थंबनेल आपके सामने है, तो सबसे पहले इधर आ जाते हैं, समझ लेते हैं। ये देखिए मानचित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं मौर्य साम्राज्य को, और वैसे भी मैं सीमाएं आपको बता देता हूं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के विषय में, ये मौर्य साम्राज्य आप देख ही रहे, मौर्य डायनेस्टी थी ये पूरी। कौन सी डायनेस्टी थी? मौर्य डायनेस्टी। मौर्य साम्राज्य का शासन कहां से कहां तक भारत में रहा था, आप मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये पूरा मौर्य साम्राज्य था। इस क्षेत्र पर मौर्य वंश के शासकों ने शासन किया है भारत में। ठीक है, जिसमें प्रमुख राजा जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका पुत्र बिंदुसार था, और बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक था। मुख्य ये तीन राजा थे जिन्होंने शासन किया मौर्य वंश के तहत भारत पर। ठीक है, और कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली जो वंश था वो मौर्य वंश था, जिसका विस्तार पश्चिम में ईरान और इराक तक विस्तार था, उत्तर में बात करें तो हिमालय तक विस्तार था, दक्षिण में भारत के में यदि हम जाते हैं तो मैसूर यानी कि कर्नाटक तक विस्तार था। और कर्नाटक आपने पढ़ा होगा, एक स्थान कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य गए अपने जीवन के अंतिम समय में, और वहीं जाकर के उन्होंने अपने देह को त्याग दिया था, प्राणों को त्याग दिया था। एक जैन धर्म में एक उपवास होता है जिसे संथारा कहते हैं, ये जिसे सल्लेखना बोलते हैं, उसी को धारण किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, अपने प्राणों को त्याग दिया। अथवा इस बात से यह ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत मैसूर कर्नाटक तक मौर्य वंश का शासन था, यह विस्तार था। ठीक है, तो चारों दिशाओं में बहुत लंबा विस्तार था, लेकिन सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली विस्तार था वो यहां के मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, वो था मगध पर। यह मगध वाला इलाका था, यहां पर मौर्य वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया और यहीं पर नींव रखी थी। यहां पर मगध पर नींव रखी थी। मगध मतलब इस समय बिहार का हिस्सा है मगध बेटा, और मगध की राजधानी उस समय हुआ करती थी राजगृह। क्या राजधानी होती थी बेटा? राजगृह, यानी कि राजगीर राजधानी होती थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 सालों तक शासन किया स्थापना करने के बाद। किसकी मदद से शासन किया? अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की मदद से बेटा, है ना। प्रधानमंत्री कौन था मगध पर शासन कराने के लिए? चाणक्य था बेटा, है ना, जिनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त है, या इन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो कि उसी समय राजनीति पर लिखी थी, कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलाया जा सकता है, राजनीति किन बिंदुओं पर की जा सकती है, किन सिद्धांतों पर राजनीति की जा सकती है, राजा को प्रजा के ऊपर कैसे शासन करना चाहिए, इस आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो राजनीति पर आधारित एक पुस्तक जिसका नाम अर्थशास्त्र, जबकि उस शब्द से कोई लेना देना नहीं है, पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। ठीक है, किसने लिखी? चाणक्य ने। तो उसमें यही बताया गया है कि राजा प्रजा के ऊपर कैसे शासन करेगा, किन बिंदुओं पर शासन करेगा, राजनीति के क्या नियम रहेंगे, है ना। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक की हम बात करते हैं, यहां चर्चा करेंगे, अभी आपको बताएंगे, आप सुन लीजिए पहले थोड़ा मोटा मोटी। एक और पुस्तक है, यहां पे मुद्रा राक्षस की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? मुद्रा राक्षस की। ये किसने लिखी? विशाख दत्त ने। किसने लिखी बेटा? विशाख दत्त ने। आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बताइए जो सबसे ज्यादा प्रकाश डालती है इनके जीवन पर, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालती है, चंद्रगुप्त मौर्य के 24 साल के शासन पर प्रकाश डालती है, शासन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है। तो बेटा आप कहोगे मुद्रा राक्षस, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है।
तीसरा एक और पहलू इसमें जुड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब यहां शासन करते हैं, जो नंद वंश था उसका अंतिम शासक था घनानंद, उससे युद्ध करते हैं, उसे मारते हैं, उसके बाद मगध पर शासन करते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो जब ये शासन करना शुरू करते हैं तो एक और एंट्री होती है इधर, और एंट्री होती है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर कौन था मेरे भाई? सेल्यूकस निकेटर था यूनानी, जो कि सिकंदर उसे छोड़ के गया था अपने राजदूत के रूप में भारत में। जब सिकंदर आया था तो भारत में लड़ा, वो भारत के पंजाब के आसपास राजा पोरस से लड़ा था, है ना, और लड़कर के इधर पश्चिम में लाहौर वाली साइड में, अफगानिस्तान वाली साइड में, भारत वाले हिस्से में, पश्चिमी जो हिस्सा है भारत का, यहां पर उसने कुछ राज्यों को जीता था। इस वाले हिस्से में राज्यों को जीता और उनका नेतृत्व करने के लिए किसे जिम्मेदारी दे गया? सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, एक युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से। किसका युद्ध होता है भाई साहब? 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है मेगास्थनीज का चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज को परास्त करते हैं, उसमें हरा देते हैं, और वो अपनी पुत्री का विवाह करता है, 4 राज्य दहेज में दे देता है, जो कि इस समय अफगानिस्तान में स्थित है, जैसे कंधार है, काबुल है, हेरात वगैरह, इन राज्यों को हम पढ़ते हैं बेटा। तो इसी के द्वारा इनके दरबार में एक पुस्तक लिखी गई मेगास्थनीज के द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वो भी सामाजिक बिंदुओं पर लिखी गई शासन के भीतर। पुस्तक का नाम इंडिका। और इसी इंडिका पुस्तक से जो हमारा देश का नाम है इंडिया, दैट इज भारत, आर्टिकल 1 आप पढ़ेंगे संविधान में जाकर के, तो वहां लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में, शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, है ना, इंडिया जो कि भारत है। तो इंडिया नाम कहां से आया है? यूनानी ग्रंथ। यूनानी ग्रंथ बोले तो बेटा इंडिका, और इंडिका को लिखने वाला मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने इस पुस्तक को लिखा कहां बेटा? यहां पर लिखा भारत में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पे हम इन मौर्य साम्राज्य को समझेंगे बेटा, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका प्रैक्टिस भी क्वेश्चन कराया करेंगे आज के बाद आपको, है ना। जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़ा देंगे तो इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न भी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो कुल टोटल जमा हम लगभग 86 सालों का शासन पढ़ेंगे। मौर्य वंश ने भारत पर 86, मौर्य वंश ने नहीं, मौर्य वंश ने तो ज्यादा समय तक किया मेरे हिसाब से, लेकिन 3 जो राजा हुए उन्होंने कुल मिलाकर के 86 वर्षों तक शासन किया मौर्य वंश पर। 3 राजा कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य 24 साल तक, उसका पुत्र बिंदुसार ने 25 साल तक शासन किया, और बिंदुसार के पुत्र अशोक ने इन दोनों से सबसे ज्यादा शासन किया, 37 वर्षों तक मौर्य वंश पर शासन किया था। आप अगर प्लस करोगे तो 86 ईयर्स बैठेगा शासन में। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। तो ये मौर्य साम्राज्य था, मगध था, यहां पर मगध पर ही इन्होंने शासन किया था, है ना। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सीमाओं के बारे में, आप देख ही रहे हैं जो सीमा थी बेटा, वो सीमाएं कहां कहां तक थी। देखो दक्षिण में अगर बात करेंगे तो दक्षिण में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मैसूर पड़ती है। यहां दक्षिण में कौन सी जगह पड़ती है बेटा? मैसूर तक शासन था दक्षिण में। ठीक है, उत्तर में जाएंगे तो हिमालय तक शासन था, है ना। उत्तर में जाएंगे तो कहां तक शासन था बेटा? हिमालय तक शासन था उत्तर में जाएंगे तो। इस साइड में यहां जाएंगे तो यहां बंगाल तक शासन था। इस साइड में आपको पता ही है बंगाल एक राज्य है हमारा, मगध यहां है ही, जो कि मगध बिहार का हिस्सा इस समय है, और बिहार भी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। ठीक है, और पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में इन हिस्सों तक शासन हुआ करता था मौर्य साम्राज्य का। कहां तक? कंधार तक, काबुल तक, हेरात तक, इवन ईरान तक शासन था पश्चिम में। सबसे बड़ा साम्राज्य था भाई साहब, समझ लीजिए, रटने की बात नहीं है, पहले समझिए जो मैं कमेंटेटरी कर रहा हूं। कमेंटेटरी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इसी कमेंटेटरी को समझिएगा आप, है ना, इसी का आनंद है। बाकी का तो रट लेंगे, रटा देंगे, लिख लेंगे, आप कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से, लिख ही रहे जीवन भर, है ना। तो यहां तक शासन हुआ करता था, लेकिन मुख्य जो गढ़ था वो मगध था। असल लड़ाई मगध की थी। यहां पहले नंदवंश शासन करता था, नंदवंश को हटाया, उसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है। ठीक है, तो 3 राजाओं के विषय में हम बात करेंगे। 3 राजा कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बेटा। ठीक है जी, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन आया बेटा? अशोक आया, सम्राट अशोक। इनके शासन कालों को एक नजर में अगर देखें हम तो शासन काल बेटा, यहां ये 24 वर्षों तक शासन करते हैं,
ये 25 सालों तक शासन करते हैं। सम्राट अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया, 37 ईयर्स, सबसे ज्यादा शासन किया, है ना। और अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक कौन था मौर्य साम्राज्य में बेटा? बृहद्रथ था। ये अंतिम शासक था, है ना, ये अंतिम शासक था बृहद्रथ। लेकिन कई बार पुस्तकों में कहा गया है कि बिंदुसार और अशोक के बीच में बहुत सारे शासकों ने शासन किया, जो कि कल्पनाओं पर आधारित है। ऐसा कुछ है पुस्तकों में, प्रभावी और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध है पुस्तकों के माध्यम से वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, और अंत में कहा गया है इस वंश का अंतिम शासक जो था बेटा वो बृहद्रथ था। कौन से वंश में? मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, इनके बारे में हम चर्चा करने चलेंगे। और ये मानचित्र आपने समझ लिया, मगध पे शासन करते थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो शासक था वो कौन था, यहां से समझ लेते हैं। एक एक करके देखिए, मेरे साथ चर्चा कर लेते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे मौर्य साम्राज्य। तो देखिए मौर्य वंश का संस्थापक, जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म के बारे में बता दिया है बेटा। डिक्टो जो ल्यूसेंट में चर्चा है वही हम कर रहे हैं, लेटेस्ट एडिशन वाली है। आप घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, आप क्लास के माध्यम से पढ़िए, रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी। 345 ईसा पूर्व जन्म हुआ। जस्टिन, जब जस्टिन कौन है? जस्टिन था यूनानी व्यक्ति। यूनान यूरोप महाद्वीप का एक देश था जिसका वर्तमान नाम ग्रीस है ना। यूनान बेटा वही देश है जहां विश्व के सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए थे, है ना। प्राचीन ओलंपिक भी हुए और आधुनिक ओलंपिक भी हुए थे। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा। क्या कहा बेटा? सैंड्रोकोटस। क्वेश्चन यहीं से बनता है, यही तो पॉइंट याद रखना है आपको। सैंड्रोकोटस कहा, क्योंकि आपको पता ही है, आप देखो मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे। एक चीज मैं बता दूं आपको, देखिए मौर्य साम्राज्य में है क्या, जो मौर्य साम्राज्य हम पढ़ेंगे बार बार, आपको जो क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा बेटा, वो एक कॉमन मैं बात बता देता हूं। मौर्य साम्राज्य में क्या चीज पढ़ोगे? देखिए मौर्य साम्राज्य में दो चीजें, जैसे एक तरफ तो राजाओं की हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य में, जो मौर्य वंश के राजकुमार थे, मौर्य वंश के राजकुमार जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। दूसरे इनके पुत्र क्या हो गए बेटा? बिंदुसार हो गए दूसरे पुत्र, सॉरी माफ कीजिए, दूसरे राजा और पुत्र इनके। और तीसरे कौन हो गए? सम्राट अशोक। अब जब ये शासन कर रहे थे तीनों अलग अलग समय में, तो इस समय कौन था भारत में इनके साथ में, इनके शासन में? यहां पे तो यहां पे बेटा यूनानी थे। यहां पे कौन थे बेटा? यूनानी थे। इस देश का उल्लेख बार बार पढ़ेंगे, यूनानी थे। अब यूनानी कौन थे बेटा? यूनान के बारे में आपको बता दें थोड़ा सा। यूनान कहां पर स्थित है? यह यूरोप महाद्वीप का देश है एक। कौन से महाद्वीप का देश है बेटा? यूरोप महाद्वीप का देश है ये। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का देश है। जैसे यूनान पुराने टाइम पे बोलते थे, आजकल ग्रीस बोलते हैं शायद। क्या बोलते हैं सर? ग्रीस कहते हैं आजकल शायद, है ना। ग्रीस की राजधानी एथेंस है और पुराने टाइम पे यूनान बोलते थे। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप का देश है। तो भाई साहब इसका एक व्यक्ति था जो कि सबसे पहले कौन आया? सिकंदर आया था भारत, भारत में लड़ा और वापस चला गया। किसे छोड़ गया भारत अपने बाद? सेल्यूकस निकेटर को, ये इसका राजदूत था। किसे छोड़ गया था? सेल्यूकस निकेटर को। अब सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। उसका राजदूत कौन था बेटा? मेगास्थनीज था, है ना। सिकंदर आया चला गया, किसे छोड़ गया भारत? सेल्यूकस निकेटर। और इसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो कुल मिला के यूनानी व्यक्ति थे। और इनके अलावा कुछ और व्यक्ति प्रसिद्ध थे जिन्होंने कई किताबें इधर लिखी भारत में रहते हुए, यूनान के ही थे, है ना। तो आप जब बार बार हम इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे संबंधित तो प्रश्न आते ही हैं, लेकिन इनके बारे में, इनके नामों को अलग अलग रूप से जाना गया। वो किसने उल्लेख किया है? इन लोगों ने उल्लेख किया है, यूनानियों ने उल्लेख किया है कुल मिलाकर के, है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा। तो वही मैं बता रहा था। तो जस्टिन ने, जैसे यहां पे पॉइंट आया है, चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन, जस्टिन कौन था? यूनानी। जस्टिन नाम का एक व्यक्ति था जो कि कौन था बेटा? यूनानी था। इसने क्या कहा है इनको? इनको कहा है सैंड्रोकोटस, यानी कि यूनानी नामक जस्टिन व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो
कोटस कह रहा है अपने हिसाब से कि भाई जो जो राजा है वो कौन है, सेंड्रो कोटस है ना। वो अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से अपने तरीकों से नाम बता रहे हैं, लेकिन हमारे इतिहास के हिसाब से क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। एग्जाम वाला कहता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोटस किसने कहा, कौन से यूनानी ने कहा, तो आंसर वहां पे देना पड़ेगा किसने कहा, जस्टिन ने कहा, जो कि कहां का था, यूनान का था, यूनानी था। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप बात। तो सेंड्रो कोटस का, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। किससे करी, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, विलियम जोन्स, एक और व्यक्ति आ गया, ये पहचान कर रहा है। विलियम जोन्स क्या कर रहा है बेटा, पहचान कर रहा है, बता रहा है कि भाई जो सेंड्रो कोटस है वही चंद्रगुप्त मौर्य है। जस्टिन ने जिस व्यक्ति को सेंड्रो कोटस कहा है वही व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य है, ऐसा कहने वाला विलियम जोन्स था। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। आगे देखिए, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल, मैंने अभी बताया विशाख दत्त की कौन सी पुस्तक है बेटा, मुद्रा राक्षस, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है बेटा। क्या कहा गया है, ब्रसल शब्द कहा गया है इनके लिए, यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला, निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला राजा, निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला राजकुमार। कौन सी पुस्तक में कहा गया है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में किसके बारे में कहा गया बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि अलग पुस्तकों में निम्न कुल के अलावा दूसरा भी दे रखा है ना। ब्रसल, यहां ल्यूसेंट में इसको लिखा गया है, इसे पॉइंट को नोट करिएगा। आगे बात करते हैं इसके अलावा। घनानंद को हराने में, अब भाई इससे पहले कौन शासन करता था, घनानंद करता था कि नहीं करता था भैया। तो घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कि कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त, चाणक्य भी कहते थे, कौटिल्य भी कहते थे, और बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो कि बाद में चंद्रगुप्त का कौन बना बेटा, प्रधानमंत्री बना। और इसके द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। किससे बेटा, अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से। क्वेश्चन पूछा जाता, ध्यान रखना, राजनीति पर आधारित पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है राजनीति पर आधारित बेटा, अर्थशास्त्र। ठीक है, एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए वो बताया गया है। नोट करके देखिए इसमें क्या है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग, भाई इसमें 7 अंगों की चर्चा करी है, ये भी नोट कर लो। 7 अंग, राज्य के 7 अंग होते हैं, ऐसा कौन कह रहा है, कौटिल्य कह रहा है अपनी पुस्तक के माध्यम से, अर्थशास्त्र के माध्यम से। ये अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोप, दंड या सेना मित्र हो सकते हैं। इसे ही सप्तांग कहते हैं, इसे ही सप्तांग कहते हैं, ऐसा अर्थशास्त्र के माध्यम से कहा गया है। एक एक पॉइंट नोट करते चलना, इसी को क्या बोलते हैं, सप्तांग। ठीक है, आगे देखिए, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठता है, 322 ईसा पूर्व में बैठा था। और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म को मानता था भाई साहब, जैन धर्म को मानता था। पूछा जाता है राजाओं के बारे में कि भाई इन्होंने अलग अलग धर्म अपनाए हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धर्म अपनाया था वो कौन सा अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, कब बैठते हैं गद्दी पर, गद्दी पर बैठते हैं बेटा, राजगद्दी पर बैठते हैं 322 ईसा पूर्व, यानी कि 322 बीसी में राजगद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं। ठीक है, कौन से धर्म को अपनाते हैं, जैन धर्म को पालन करते हैं, अनुयायी करते हैं, फॉलो को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के सिरवड़बेलगोला में, है ना, अंतिम समय कहां पे बिताया, कर्नाटक में। एक जगह पड़ती है, इसका नाम है सिरवड़बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। 305 ईसा पूर्व में किसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 322 से 298 तक शासन किया। देखिए 322 बीसी से 298 बीसी तक शासन किया था। किसने शासन किया था यह भी लिख लेना आप। 322 में राजगद्दी पर बैठते हैं और कब तक रहते हैं, 298 तक, है ना। वर्षें उल्टी चलती हैं बीसी में, ईसा पूर्व जो लिखते हैं, है ना, ये लिख लेना। शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का। अगर माइनस करोगे तो वर्ष निकल के आएंगे, 24 सालों तक शासन किया। ठीक है, 305 में बेटा
305 ईसा पूर्व में बेटा सेल्यूकस निकेटर को हराया गया। किसको हराया गया बेटा? सेल्यूकस निकेटर को। किसने हराया? चंद्रगुप्त ने हराया था सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है। उसके बाद फिर मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में इनके दरबार में भेजा था, है ना। शायद मैं अभी बताने में ऐसा बता गया हूं कि मेगास्थनीज को हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को भेजा था इनके दरबार में। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कानेलिया की शादी, कई अलग किताबों में कोई दूसरा नाम ही मिल सकता है, कानेलिया इनकी पुत्री का नाम है भाई साहब, की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत जैसे कि काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए भाई साहब। 4 राज्य मिले दहेज में। कितने राज्य मिले? 4 राज्य दहेज में दिए गए थे शादी करने के बाद। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो भैया साइकिल के लिए लड़ाई हो जाती है दहेज में, तो वहां 4 राज्य दे दिए थे। और इतिहास गवाह है 4 राज्य यहां दहेज में दिए। और एक बार एक शादी और हुई थी भारत में, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक शादी हुई थी ब्रिटेन के चार्ल्स III के साथ, पुर्तगाल की कैथरीन राजकुमारी थी। ठीक है, ये 16वीं सदी की बात बता रहा हूं। तो पूरा का पूरा मुंबई जो शहर है ना वो दहेज में दे दिया था, पूरा मुंबई शहर दहेज में दे दिया था। तो दहेज आज से नहीं चल रहा है। कहते हैं कि भाई दहेज आज ही आया समाज में, दहेज तो देख लो इधर से चल रहा है। मौर्य साम्राज्य में भी चला, संधि हुई थी, है ना। अंग्रेजों के बीच में भी दहेज चलता था, लेकिन भारत सरकार ने कानून बना दिया था देश आजाद होने के बाद। किस पे कानून बना दिया था? दहेज पर। दहेज प्रतिषेध कर दिया, बिल्कुल, है ना, प्रोहिबिटेड कर दिया, निषेध कर दिया, भाई कोई ना दहेज लेगा ना देगा। लेकिन सर दहेज की अगर बात करते हैं तो दहेज को स्टार्ट कौन करता है? लड़की पक्ष से और लड़के पक्ष से। तो इसमें क्या राय है आपकी? मोबाइल बंद करिए सर। अगर प्रश्न आ जाए कि दहेज पक्ष को कौन शुरू करता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि दहेज पक्ष को लड़की का पिता शुरू करता है सबसे पहले, है ना। चाहे लड़की 2 बार हाई स्कूल में फेल हो गई हो, लेकिन लड़का चाहिए 50,000 रुपए कमाने वाला, MA फाइनल कर रखी हो उसने, MSc कर रखी हो, सब दुनिया भर की डिग्रियां ले रखी हो। तो लड़की के पिता की डिमांड क्या रहती है कि गवर्नमेंट जॉब वाला। तो दहेज का प्रोग्राम किसने शुरू किया सर? लड़की के पिता ने। तो आप ऐसा कह सकते हो कि दहेज का हिसाब किताब यहां से लड़की पक्ष से संभवतः शुरू होता है, ऐसा हमारा व्यक्तिगत मानना है। बाकी के लोगों की राय हो सकती है अलग अलग इस कथन पर, कोई दिक्कत नहीं। तो कहना यह था कि दहेज यहां भी दिया गया, 4 राज्य दिए गए दहेज में। मुंबई भी दहेज में दिया गया 16वीं सदी में, है ना। पुर्तगालियों ने किसको दे दी थी? अंग्रेजों को दहेज में दे दिया, फिर उन्होंने किराए पे उठा दिया। तो दहेज बहुत पुरानी परंपरा है। अच्छा, भारत सरकार ने 1961 में दहेज पर रोक लगा दी थी, एक कानून बना करके संसद से। दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया 1961 में। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। लेकिन नेताओं ने ही कानून बनाया, और नेता ही सबसे ज्यादा दहेज लेते हैं और 5 स्टार होटलों में शादी करते हैं, है कि नहीं? गलत बात भाई साहब बताओ। पहले उनको ही रोकना चाहिए। और अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है कल परसों नेताओं ने, आपको पता होगा करंट अफेयर्स में 1 लाख रुपए मिलते थे सांसद को, अब मिलेंगे 1,25,000 रुपए। बताओ क्या जरूरत है इनको तनख्वाह बढ़ाने की? अरे गरीब लोगों की तनख्वाह बढ़ाओ, आम मजदूरों को ही तनख्वाह बढ़ाओ। उनको 500 मिल रहे हैं तो 1000 मिलवाओ, कैसे भी करके ऐसे पॉलिसी लाओ, व्यवस्था करो देश में। अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हो। अगले पॉइंट पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। प्रश्न पूछा जाता है इन्होंने जैन धर्म अपनाया तो किनसे दीक्षा ली थी? तो किनसे दीक्षा ली? भद्रभाऊ से, है ना। ये जैन धर्म के जाने माने व्यक्ति थे। आगे बात करते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जो कि शुरू में बताया था मैंने। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, आगे देखिए। मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम क्या बेटा? इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब भी सम्राट आ रहा है, जब भी सम्राट या राजा आ रहा है जनता के बीच में, तो जश्न मनाया जाता था, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। ठीक है, ऐसा इंडिका में लिखा गया है। उन्हें एक सोने के पालकी में लाया जाता था। ऐसा इंडिका कह रही है कि सोने की पालकी में राजा को लाया जाता था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को लाया जाता था। उन्हीं के बारे में लिखी गई है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। बताओ कितना पैसा था भारत में उस समय।
इस पुस्तक के माध्यम से ये समझ सकते हो, इंडिका कह रही है कि उस समय कितना पैसा था, कितना सोना था भारत में, है ना। वैसे भी सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहते थे, आप समझ सकते हो। यहां पे हाथियों पर सवार रहते थे, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। यह भी लिखा गया, पेड़ों को लेकर के चलते थे अंगरक्षक, वृक्षों को लेकर चलते थे। बताओ आज आपने देखा है कहीं चलते हुए? नहीं देखा होगा बेटा, लेकिन उस समय चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था। ये भी ट्रेनिंग वाले तोते थे, प्रशिक्षित लिखा हुआ है इंडिका में, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। भाई साहब ड्रोन का काम करते थे, जैसे आजकल ड्रोन होता है ना टेक्नोलॉजी में, उस समय प्रशिक्षित तोते रहते थे जो सम्राट के चारों तरफ सर्वेलेंस करते थे। कोई आ तो नहीं रहा इधर उधर से दुश्मन। आजकल क्या करता है, ड्रोन करते हैं आज की टेक्नोलॉजी में, है ना। उस समय तोते कर रहे थे इस काम को। ऐसा कौन लिख रहा है? मेगास्थनीज लिख रहा है इंडिका के माध्यम से, ठीक है सर। और आप समझ सकते हो कि देखो बताओ, चांदी से अलंकृत, सोने और चांदी से अलंकृत हाथियां, हाथियों पर कितना सोना हुआ करता था उस समय, तब वो चलते थे उनके साथ, है ना। आगे देखिए, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नीकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। इतनी सिक्योरिटी रहती थी चंद्रगुप्त मौर्य की। आप समझ सकते हैं आज की जो सिक्योरिटी है प्रधानमंत्री जी की, उस समय की सिक्योरिटी से तुलना कर सकते हैं आज की सिक्योरिटी को। जैसे एसपीजी बोलते हैं, और उस समय की भी एसपीजी हुआ करती थी। आज ड्रोन होते हैं, उस समय तोते रहते थे। आज एसपीजी के कमांडो रहते हैं, उसमें महिला कमांडो भी रहती है प्रधानमंत्री के साथ। यहां पे लिखा हुआ है हथियारबंद कौन रहती थी? महिला रहती थी हथियारबंद, उनकी सुरक्षा के लिए। तो आप तुलना कर सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य से। और उनके खाना खाने से पहले, जैसे भाई प्रधानमंत्री जी को खाना दिया जाता है तो सिक्योरिटी चेक के लिए पहले अधिकारी जो साथ में रहते हैं वो देखते हैं, भाई साहब ऐसे खाना नहीं दिया जाता प्रधानमंत्री को, है ना। जो देश के राजा हैं, देश को चला रहे हैं, तो सिक्योरिटी के तौर पे कोई समझौता नहीं हो सकता, नो कंप्रोमाइज। तो उस समय भी खाने को पहले कोई नेकर उस खाने को चखते थे, उनके साथ रहने वाले सुरक्षा अधिकारी। और एक ही कमरे में नहीं सोते थे 2 रात। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे, जैसे कहीं सो रहे हैं तो आक्रमण के डर से, या कोई और भी बहुत सारे कारण रहे होंगे। अगला पॉइंट है पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा का महल भी काठ का बना था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था, है ना। पत्थर की नक्काशी से यह चारों तरफ से उद्यानों यानी कि बगीचों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा था। यानी कि पाटलिपुत्र के विषय में भी खास लिखा गया है इंडिका पुस्तक में। कौन सी किताब में बेटा? इंडिका में। सबसे बढ़िया या प्राचीन शहर पाटलिपुत्र को माना गया है ना। ये इंडिका लिख रही है पाटलिपुत्र के विषय में। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच का जो लड़ाई हुई थी 305 में, उसका उल्लेख एपियानस ने किया है। किसने किया है? एपियानस ने। ये भी कौन है? यूनानी है भाई साहब। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए। किसको दिए? सेल्यूकस को दिए थे। लेकिन कई पुस्तकों में लिखा है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे, है ना। तो कोई बात नहीं, ये एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन अंदर की बातें हैं। ये 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई, श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान। इन्होंने जैन धर्म अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया बेटा? जैन धर्म अपनाया। और जैन धर्म में एक व्यवस्था होती है जिसे क्या बोलते हैं? संथारा, या क्या बोलते हैं बेटा इसको? सल्लेखना। सल्लेखना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको अपनाया उन्होंने। इसे बोलते हैं बेटा उपवास धारण करना। अगर जैन धर्म में इस प्रथा को आप अपना रहे हैं तो उपवास धारण कर रहे हैं आप। लेकिन ये जीवन के अंतिम समय में अपनाई जाती है। आज भी अपनाते हैं बहुत लोग हमारे यहाँ भारत में, जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं, मानते हैं जैनिज्म को। तो उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देना ही क्या वो कहलाता है? संथारा कहलाता है, या सल्लेखना कहलाता है बेटा, ठीक है। तो किसने अपनाई बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 में। कहां पे मृत्यु हो गई? श्रवण बेलगोला में बेटा, है ना। जगह का नाम है श्रवण बेलगोला में मृत्यु हो गई थी। इनके बाद इनके पुत्र उत्तराधिकारी बनते हैं, और पुत्र का नाम आता है बिंदुसार। कौन उत्तराधिकारी बनते हैं बेटा? बिंदुसार उत्तराधिकारी बनते हैं, जो कि सेकंड टॉपिक में दूसरे वीडियो में हम बताएंगे आपको विस्तार से।
जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने आपको बताया है। ठीक है, काफी दिनों के बाद हम दोबारा से कंटिन्यू कर पाए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। खराब समय होता है कई बार, बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि समय ही क्या है, बलवान। तो समय के हिसाब से चीजें होती हैं, कई बार हम कितना भी कोशिश कर लें चीजें हो नहीं पाती हैं, है ना। तो समय के तरीके से ही चलना पड़ता है। अब कंटिन्यू कोशिश करेंगे, कंटिन्यू क्लास आएगी, आप डेली देखते रहिए, नोट्स बनाइए इन क्लासों से। ल्यूसेंट को पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री बहुत जल्दी कवर करेंगे, उसके बाद फिर मॉडर्न पे आएंगे, मेडिवल पे आएंगे, सॉरी, फिर मॉडर्न की बात करेंगे, है ना, और भी टॉपिक्स की बात करेंगे, पूरा ल्यूसेंट आपको पढ़ाएंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। इस टॉपिक के जो भी प्रश्न होंगे वो प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे, लेकिन पूरे को पढ़ाने के बाद। बिंदुसार को पढ़ाएंगे अगली क्लास में, सम्राट अशोक को पढ़ाएंगे उसकी अगली क्लास में। अशोक को ना भूलिएगा, अशोक सबसे टॉपिक लंबा है, बहुत डिटेल में है, और अशोक से सबसे ज्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा चर्चा करने की, आपके बीच में प्रकाश डालेंगे सम्राट अशोक के टॉपिक पर, उनके पूरे 37 सालों के शासनकाल में प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, आनंद से रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।